स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इस क्लास का चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो गया था। क्लास 2 में केवल मतलब चैप्टर 2 में केवल 8 क्वेश्चन थे जो आपको करवा दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है भारत के राष्ट्रवाद। तो भारत के राष्ट्रवाद का ये पार्ट 1 है, इसे हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 का जो पहला प्रश्न है उसे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 का पहला प्रश्न है कि व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या करें लिखा हुआ है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। पहला क्वेश्चन। दूसरा जो खा नंबर है वो लिखा हुआ है, पहले विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। और जो गा नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट, ठीक है, यहाँ पे रॉलेट लिख गया है, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। और जो चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें पहले में व्याख्या करनी है सबकी। तो चलिए का नंबर पहले हम देख लेते हैं। का नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या था ये। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए आंसर, देखिएगा आंसर में क्या है लिखा हुआ है, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ क्या थी, गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्योंकि पहला क्या था कंडीशन कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान, ठीक है, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। औपनिवेशिक शासकों के जो खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है, उस दौरान जो लोग थे वो आपस में अपनी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरा कारण क्या था कि उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। और तीसरा क्या था, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। तो देखिए ये 3 कंडीशन थी। आगे चलते हैं। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। ठीक है, उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। तो ये थी हमारी जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई घटना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, अब हमें पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया गया। देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि किस प्रकार से योगदान दिया। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम जो हमारा विश्व युद्ध था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था हमारा 1 अगस्त 1914 को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1914 को। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, भारतीयों का विश्व से संपर्क। ठीक है, पहली हेडिंग क्या है कि इसमें जो प्रमुख पहला कारण था वो क्या था, क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहला था भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए
बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, इस युद्ध में क्या किया गया कि सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में जो था भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्री संगठन क्या होते हैं, अतः वे ऐसी स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है, पहली तो ये प्रभाव था। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रभाव क्या था, तो दूसरा था आर्थिक प्रभाव। क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव क्या था कि युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। ठीक है, युद्ध के कारण जो ब्रिटेन की रक्षा व्यय था वो बढ़ गया। इससे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिए। इस कर्जे को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और जो टैक्स था उसे बढ़ा दिया। ठीक है, भारतीयों पर सीमा शुल्क था और टैक्स था उसे बढ़ा दिया गया। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। ठीक है, तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा था सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। ठीक है, चौथा कारण क्या था, तो चौथा कारण था प्राकृतिक संकट। ठीक है, जब 1918 से 21 ईस्वी में मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया जो था वो कैसा था, असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। ठीक है, जो भारतीय थे वो क्या हो गए, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। जो पांचवा कारण यहाँ पे था वो क्या था, तो देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। पांचवा कारण था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1915 ईस्वी में, सन 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। किस सन में पास किया था, 1915 ईस्वी में। यह एक दमनकारी एक्ट था। ये कैसा एक्ट था, तो यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में इस तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, गा नंबर, तो अब उसको पढ़ लेते हैं कि भारत के जो लोग थे वो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो देखिए, भारत में रॉलेट, यहाँ पे कर लीजिएगा रॉलेट, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध सन 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। किसकी अध्यक्षता में, रॉलेट एक व्यक्ति का नाम था। रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। दूसरा, इस समिति ने 2 कानून बनाए। इस समिति ने क्या किए, 2 कानून बनाए, जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इसे क्या बोला, तो भारतीयों ने इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्या बोला, काला कानून। इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। तीसरा, गांधी जी ने क्या किया था यहाँ पे, तो गांधी जी ने यहाँ पे किया था, गांधी जी ने
इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। इनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। तो इस तरह से जो रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने जो 4th नंबर क्वेश्चन था घ नंबर, उस पर चलते हैं। वो क्या था? तो 4th नंबर क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? तो घ नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो देखिए पढ़ते हैं, क्यों आखिरकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। देखिए ये घटना कब की थी? तो घटना थी 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है, किस जिले में? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा, तो ये कारण था जो जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। आपको बताना है कि सत्याग्रह जो किया जाता है इसके विचार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। जो सत्याग्रह जो होता है, तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। ठीक है, सत्याग्रह के विचार का जो मूल आधार है वो क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। ठीक है, गांधी जी क्या थे? इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या उन्होंने बताया? तो दूसरा उन्होंने बताया कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना जो सत्याग्रही है केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा कहा गया उनके द्वारा कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। ठीक है, झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे इनका 4th नंबर जो उन्होंने कहा, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये थे सत्याग्रह के विचार में गांधी जी के। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या गया है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ठीक है, पहला है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है साइमन कमीशन। अब देखिए जलियांवाला हत्याकांड क्या था? तो जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, एक अखबार के लिए आपको रिपोर्ट यहाँ पे लिखनी है। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है देख लीजिए, यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए पहले हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड की, फिर पढ़ते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या था? तो देखिए रिपोर्ट को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, संपादक कौन था? तो संपादक थे टाइम्स ऑफ इंडिया। संपादक कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, संपादक थे टाइम्स ऑफ इंडिया और दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो यहाँ के संपादक थे टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। महोदय, इस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है।
महोदय, आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक ओर अपने पाको सभ्य कहने वाली अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। ठीक है, यह घटना इस प्रकार घटी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई है तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी समय आज 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर, ठीक है, कोष्ठ में लिखा हुआ है कि जालंधर डिवीजन का कमांडर था। कौन था? जनरल डायर। अचानक जनरल डायर, ठीक है, चलिए, अचानक जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ, ठीक है, सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ आ पहुँचा। उसने बाग के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया तथा बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूंकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वे इसमें फंस गए। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र लोगों की संख्या 20,000 के आसपास थी। इसमें 1,000 लोग मारे गए जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या 379 बता रहे हैं। ठीक है, इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है तथा अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, अतः मैं निवेदन करती हूँ इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। जय हिंद। भौदिया, देखिए भौदिया में कोई नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक तरह की रिपोर्ट जो लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, लिखा गया है खागा का, मतलब खागा। ठीक है, मतलब किसी का भी नाम इसमें यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं लिखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था। तो ये थी हमारी जो जलियांवाला हत्याकांड की रिपोर्ट थी। अब आगे हमको पढ़नी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो चलिए उसको ही पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी देख लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट थे तो संपादक कौन थे? संपादक थे नवजागरण। संपादक कौन था? नवजागरण। और ये नवजागरण था कहाँ का? तो ये नवजागरण था कलकत्ता का। ठीक है, देखिए क्या लिखा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, क्या लिखा है तो पढ़ते हैं क्या लिखा है रिपोर्ट में अपनी। महोदय, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ठीक है, साइमन कमीशन जो था वो 1928 को ही आया था। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। ठीक है, उसके मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देने हैं। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, अतः इस कमीशन का घोर विरोध होने लगा। इसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं।
इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कमीशन ने वयस्क मताधिकार की मांग को भी अव्यवहारिक बताकर ठुकरा दिया है। अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी कारण चारों ओर इसका विरोध हो रहा है और इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दिया गया है यह सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना किए। जय हिंद भौदिया। देखिए यहाँ पे भी कोई नाम नहीं दिया गया रिपोर्ट किसने लिखी है, क्योंकि ये तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि रिपोर्ट किस प्रकार से लिखी जाती है। तो इस प्रकार से जो साइमन कमीशन की और जलियांवाला हत्याकांड की और साइमन कमीशन की दोनों को रिपोर्ट थी वो इस प्रकार से लिखी गई थी। ठीक है, चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। मतलब दोनों में छवि मतलब होता है कि दोनों की तुलना करें, दोनों के अंतर बताइए क्या थी दोनों में, भारत माता की छवि में और जर्मेनिया की छवि में, मतलब दोनों में क्या अंतर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग में डाल देंगे क्या, हेडिंग में डाल देंगे भारत माता और जर्मेनिया की छवि की तुलना। तो देखिए कंपेयर कराना है। अब कंपेयर कराने के लिए हमने क्या किया, एक तरफ हमने भारत माता की छवि लिख दी है, एक तरफ लिख दिया जर्मेनिया की छवि। छवि मीन अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ते हैं, पहला भारत माता की तरफ पढ़ते हैं। इस छवि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था। ठीक है, वो नींद्रनाथ लिखा है, रविंद्र नहीं लिखा है। ठीक है, अवनींद्रनाथ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अब इसकी तरफ पढ़ लेते हैं जर्मेनिया की छवि की तरफ। तो जर्मेनिया की छवि की तरफ क्या लिखा है कि इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट, ठीक है, यहाँ क्या थे, फिलिप वेट ने 1848 ईस्वी में बनाया। इस छवि को, जो भारत की छवि थी, इसे नींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया और जो जर्मेनिया की छवि थी इसे फिलिप वेट ने 1848 में बनाया। दूसरा हम भारत माता की छवि की तरफ अगर पढ़ेंगे, दूसरा नंबर तो क्या था, इसमें भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा है जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम जर्मेनिया की छवि की बात कर लेते हैं तो इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। अब हम भारत माता की तरफ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तो भारत माता की तरफ देखते हैं, तो भारत माता की तरफ तीसरा नंबर क्या है हमारा, भारत माता की दूसरी छवि में उसे सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, जिस पर एक झंडा लहरा रहा है, वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। अगर जर्मेनियम की तरफ देख लेते हैं तो जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अगर फोर्थ नंबर पे आते हैं, दोनों के अंतर को देखते हैं, तो फोर्थ में भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे दैवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, अगर भारत माता की छवि की बात करते हैं। वहीं पे अगर जर्मेनिया की बात करते हैं तो जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है।
अब वहीं पे अगर 5 नंबर पे आते हैं तो 5 नंबर में अगर भारत माता की बात कर रहे हैं तो भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। अगर वहीं पे हम जर्मेनिया की बात करते हैं तो जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से जो अंतर दिए गए थे दोनों की छवियों में कि भारत माता और जर्मेनिया की छवि में अंतर क्या थे, तो ये इस प्रकार से 5 अंतर थे दोनों की छवि में। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो भी कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के आगे आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में बस यही 4 क्वेश्चन ही करवाए गए हैं। ठीक है, आप इसे कहानी की तरह सुनिए और इसे दिमाग में बैठा लीजिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो समाज विज्ञान होती है वो एक कहानी की तरह ही होती है और पढ़ने में इसको बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपना कोर्स भी पूरा कर